हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्टिमम फॉरेजिंग थ्योरी के बारे में और इस टॉपिक को हमने लिया है यूनिट नंबर 11 यानी इवोल्यूशन एंड बिहेवियर से, जो कि आपके सीएसआई नेट लाइफ साइंस का एक वन ऑफ द यूनिट है। ये टॉपिक ऐसा है जो कि दो यूनिट में क्लैश करता है, क्योंकि सिलेबस वाइज देखा जाए तो ये टॉपिक इवोल्यूशन में देके रखा है, लेकिन कंसेप्ट वाइज देखा जाए तो ये टॉपिक मेनली इकोलॉजी का पार्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें मेनली प्रे एंड प्रीडेटर की सारी स्टोरी है। बट एनीवेज, इकोलॉजी का पार्ट हो या इवोल्यूशन का पार्ट हो, अगर आप सीएसआई नेट टारगेट कर रहे हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। इतना ही नहीं, अगर आप कोई और कोर्स में इन्वॉल्व हैं लेकिन ये टॉपिक जो है आपके कोर्स में है, तो भी आप इस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। इन द एंड ऑफ दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चन जो कि रिसेंट ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट इज फॉरेजिंग थ्योरी, दैट इज ऑप्टिमम फॉरेजिंग थ्योरी। अगर हम बात करते हैं ऑप्टिमल फॉरेजिंग थ्योरी के बारे में, जिसे ओएफटी कहते हैं, सो इट इज अ पार्ट ऑफ बिहेवियरल इकोलॉजी। ठीक है, अब बिहेवियरल इकोलॉजी को जो है हम एनिमल बिहेवियर भी कंसिडर करते हैं। जब हम एनिमल बिहेवियर कंसिडर करते हैं तो सीधी सी बात है, ये एनिमल बिहेवियर जो है इवोल्यूशन का पार्ट है। इसीलिए ये जो टॉपिक है ये इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन दोनों में ही क्लैश कर रहा है। ये एक ऐसा मॉडल है जो हमें प्रेडिक्ट करने में मदद करता है दैट हाउ एन एनिमल बिहेव व्हेन सर्च फॉर फूड। एक एनिमल जब अपने खाने को खोजता है तो उस टाइम पे वो एनिमल कैसे बिहेव करता है, इसके बारे में ये थ्योरी हमें बताती है। ऑल्दो ऑब्टेनिंग अ फूड प्रोवाइड द एनिमल विथ एनर्जी, सर्चिंग फॉर एंड कैप्चरिंग द फूड रिक्वायर बोथ एनर्जी एंड टाइम। यानी मान लीजिए अगर ये एक एनिमल है और ये एनिमल फूड को सर्च कर रहा है, ठीक है, फूड को सर्च कर रहा है। अब मैं इस चीज का पॉजिटिव इंपैक्ट देखूं तो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा? पॉजिटिव इंपैक्ट ये होगा कि इस फूड को कंज्यूम करने के बाद इस ऑर्गेनिज्म को या इस एनिमल को क्या मिलेगी? दैट इज एनर्जी मिलेगी, राइट? लेकिन इस फूड को सर्च करते टाइम एक नेगेटिव एस्पेक्ट देखा जाए तो इसको खाने के बाद, कंज्यूम करने के बाद तो एनर्जी मिलेगी, यानी एनर्जी मिलना, दैट इज व्हाट द बेनिफिट। ठीक है, तो एनर्जी तो मिल गई, लेकिन जब इसके लिए सर्च किया जा रहा था, जब इस फूड को सर्च किया जा रहा था उस टाइम पे एनर्जी प्लस टाइम दोनों इन्वॉल्व हो रहा था। यानी आप एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए एनर्जी खर्चा भी कर रहे हैं और टाइम भी लगा रहे हैं। आप अपना एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप किचन में खाना बनाने जाते हैं, आपका एक बेसिक सा भी ब्रेकफास्ट बोल लीजिए, डिनर बोल लीजिए, इसको रेडी करने में आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है। तो देखिए, आप जब उस वक्त पे खाना प्रिपेयर करेंगे तो आप अपनी एनर्जी लगाएंगे उस खाने में, ठीक है, जो भी कटिंग, चॉपिंग, कुकिंग करेंगे उसमें आपकी एनर्जी लगेगी। साथ ही साथ जो आप 1.5 से 2 घंटा स्पेंड कर रहे हैं वो आपका टाइम भी लगेगा। मतलब कि खाने को खा के जो आपको एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी को भी गेन करने के लिए आपको अलग से एनर्जी खर्चा भी करना पड़ रहा है और टाइम भी देना पड़ रहा है। सिमिलर केस एनिमल के साथ भी होता है कि जब वो किसी फूड को सर्च करता है और फूड जब उसे मिल जाता है तो कंज्यूम करने पे वो ऑर्गेनिज्म को पॉजिटिव चीज ये मिलती है कि उसको उसे खा के एनर्जी मिलती है। जैसे खाली पेट आप बहुत देर तक जो है बहुत हैवी काम नहीं कर सकते हो, आपको खाने की जरूरत पड़ेगी, आपका पेट भरा होगा, तभी जो है आप अच्छे से काम कर पाओगे। सिमिलर बेसिस पे लेकिन जब उस खाने को सर्च किया गया एनिमल के द्वारा तो उसको सर्च करने में भी एनर्जी लगी और टाइम भी लगा। ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट में चला आता है। टू मैक्सिमाइज फिटनेस एंड एनिमल एडॉप्ट फॉरेजिंग स्ट्रैटेजी that provide the most benefit, that is energy, for the lowest cost, maximizing the net energy gain। अब देखिए, ये जो एनर्जी मिली है इसे हम बेनिफिट में काउंट करते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिट है, लेकिन ये जो एनर्जी और टाइम लगा है ये इसके कॉस्ट में कैलकुलेट होता है। तो इसीलिए क्या किया गया है, एक थ्योरी रखा गया है जिसे हम कह रहे हैं ओएफटी। ये थ्योरी क्या करता है? ये थ्योरी एक ऐसी स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करेगा जिससे कि क्या किया जाए, जिससे कि बेनिफिट को, बेनिफिट यानी एनर्जी, राइट, एनर्जी को मैक्सिमाइज किया जाए और जो कॉस्ट लग रहा है, कॉस्ट या टाइम लग रहा है, उसको क्या किया जाए, उसको मिनिमाइज किया जाए। यानी लोएस्ट कॉस्ट पे आपको होने वाला बेनिफिट ज्यादा। ये जो है इस फॉरेजिंग थ्योरी की ओवरऑल स्ट्रैटेजी होती है कि यहाँ जो एनर्जी लग रही है ना, इस कॉस्ट या यहाँ जो एनर्जी लग रही है आपको खाना खोजने में, एक ऑर्गेनिज्म को खाना खोजने में, उस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी गेन होना चाहिए। सो ओएफटी हेल्प टू प्रेडिक्ट द बेस्ट स्ट्रैटेजी। ओएफटी के थ्रू हम क्या करते हैं? ओएफटी के थ्रू हम एक बेस्ट स्ट्रैटेजी को प्रेडिक्ट करते हैं दैट एन एनिमल कैन यूज टू अचीव दिस गोल, ताकि एनिमल जो है अपना ये जो गोल है, दैट इज खाने को ऑब्टेन करने का, इस गोल को वो पूरा कर सके।
चलिए अब इसको एक स्टोरी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसी स्टोरी के थ्रू हमारे पास कुछ फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले को देखकर जो है हम प्रॉपर ढंग से समझ पाएंगे कि ओएफटी काम कैसे करता है। राइट, जैसे कि आपके पास यहाँ पे मेंशन है ऑप्टिमल फॉरेजिंग थ्योरी जो है, इसमें एक मॉडल के लिए चॉइस होती है। चॉइस किसके बीच में? बिग प्रे एंड स्मॉल प्रे के बीच में। यानी सबसे पहले आप ये चीज ध्यान में रख लीजिए कि ये जो मॉडल है ये दो ऑर्गेनिज्म पे काम कर रहा है। एक है प्रीडेटर जो कि खाना खोजेगा, ठीक है, दैट इज हु विल सर्च। खाने को खोजेगा कौन? प्रीडेटर खोजेगा। और दूसरा है प्रे। प्रे क्या है? प्रे ही यहाँ पर खाना है, हु इज फूड। तो जो एनिमल खाना खोज रहा था वो एनिमल प्रीडेटर है, वो जिसे खोज रहा था वो प्रे है, यानी शिकार और शिकारी। तो यहाँ पे खाना कौन है? यहाँ पे खाना है प्रे यानी शिकार। जैसे कि अगर एक शेर एक तरीके से आप कह सकते हो कि रैबिट के ऊपर शिकार करता है, तो जो शेर है यहाँ पे, लायन जो है वो प्रीडेटर हो गया, रैबिट यहाँ पे प्रे हो गया। या फिर एक शेर एक तरीके से हिरन पे, ठीक है, यानी डियर पे अगर अटैक करता है तो यहाँ पे शेर प्रीडेटर हो गया एंड जो हिरन है वो प्रे हो गया, इस तरीके से। अब इसमें क्या है कि यहाँ कुछ फॉर्मूला बनाया गया है। उस फॉर्मूले को ढंग से समझने के लिए पहले हमें कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। कंसिडरेशन में कोई चीजें लेनी पड़ती हैं, उस कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग ही हम बाकी सब चीजों को समझ पाएंगे। जैसे कि सबसे पहले E इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी के लिए यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया है दैट इज E। E यहाँ पर एनर्जी है जो कि कैलोरीज में देखी जाएगी। दैट अ प्रे आइटम प्रोवाइड द प्रीडेटर, यानी जब प्रीडेटर प्रे को खाएगा तब प्रीडेटर को जो एनर्जी मिलेगी वो होगी E, ठीक है। हैंडलिंग टाइम इज H। हैंडलिंग टाइम यहाँ पे जो मेंशन किया है वो है H। Handling time is the amount of time it take the predator to handle the food, and search time S is the amount of time it take the predator to find a prey. तो हैंडलिंग टाइम क्या है? हैंडलिंग टाइम वो अमाउंट ऑफ टाइम है जो कि प्रीडेटर लेता है अपने फूड को यानी अपने प्रे को हैंडल करने में। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आ गई? यहाँ पे हमारे पास आ गई दैट इज एनर्जी जो कि प्रीडेटर को मिलती है जब वो प्रे को खाता है, जो कि है यहाँ पे E। दूसरा है यहाँ पे हैंडलिंग टाइम। हैंडलिंग टाइम किसका होता है? प्रीडेटर का। ये हैंडलिंग टाइम वो अमाउंट ऑफ टाइम होता है जिसमें कि प्रीडेटर जो है प्रे को हैंडल करता है, यानी अपने फूड को हैंडल करता है। इसको हमने H लिखा है। कुछ कुछ बुक में जो है इसको HT भी लिखा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड है सर्च टाइम, दैट इज सर्च टाइम, जिसको कि हम लिखते हैं S से। एस क्या है? सर्च टाइम, यानी वो अमाउंट ऑफ टाइम जो कि प्रीडेटर ने लगाया अपने प्रे को खोजने में। एंड इट डिपेंड अपॉन द अबंडेंस ऑफ फूड एंड द ईज ऑफ लोकेटिंग इट। और ये जो सर्च टाइम है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला कि प्रे का अबंडेंस कितना है, यानी फूड का अबंडेंस कितना है, एंड ईज ऑफ लोकेटिंग देम, यानी इजीली अवेलेबल। तो सर्च टाइम ये दो चीज पे डिपेंड करेगा। जैसे कि मान लीजिए प्रे का अबंडेंस, यानी प्रे बहुत ज्यादा है तो उसको सर्च करने में टाइम कम लगेगा। प्रे जो है बहुत ज्यादा है और इजीली अवेलेबल है तो अगेन उसको सर्च करने में टाइम कम लगेगा। लेकिन प्रे रेयर है, बहुत खोज रहे हैं फिर भी नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम पे सर्च टाइम ज्यादा लगेगा। और इजीली वो अवेलेबल भी नहीं है तो भी सर्च टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये दो फैक्टर हैं जो कि सर्च टाइम को बढ़ा या घटा सकते हैं। ये किसके किसके प्रोस्पेक्टिव से? ये प्रीडेटर के प्रोस्पेक्टिव से है, ठीक है। अब यहाँ पे आती हैं दो कंडीशंस कि प्रीडेटर किस टाइप के प्रे को, यानी प्रे यहाँ पर है फूड, किस टाइप के खाने को खोजना पसंद करेगा, या किस टाइप के खाने पे अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करेगा। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, देख लेते हैं। यूजिंग दिस वेरिएबल द ऑप्टिमल डाइट मॉडल कैन प्रेडिक्ट हाउ प्रीडेटर चूज बिटवीन द टू प्रे टाइप। अब मान लीजिए प्रीडेटर के पास दो ऑप्शन है। प्रीडेटर इज हैविंग अ टू ऑप्शन। पहला बिग प्रे, यानी बड़ा प्रे है उसके पास, यानी बड़ा शिकार है, एंड स्मॉल प्रे, स्मॉल प्रे, ठीक है। यानी उसके पास दो टाइप के खाने हैं, बड़ा खाना और छोटा खाना। तो मान लीजिए प्रीडेटर के पास दो ऑप्शन है, दो टाइप के प्रे हैं उसके पास। एक है बिग प्रे जिसे कि प्रे 1 बोल दिया गया है, एंड एनर्जी वैल्यू इज E1, हैंडलिंग टाइम इज H1, एंड स्मॉल प्रे है प्रे 2 विच विथ ओवरऑल एनर्जी वैल्यू इज E2 एंड हैंडलिंग टाइम इज H2। तो बिगर प्रे जो है इसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? प्रे 1
ठीक है, इसका एनर्जी वैल्यू E1 होगा और हैंडलिंग टाइम जो होगा वो H1 होगा। जबकि स्मॉल प्रे के लिए क्या होगा, ये होगा P2, इसका एनर्जी वैल्यू होगा E2, इसका हैंडलिंग टाइम होगा H2। ठीक है, तो बिग प्रे को हमने प्रे 1 कह दिया, स्मॉल प्रे को हमने प्रे 2 कह दिया। अब आगे देखते हैं, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज its overall rate of energy gain, a predator must consider the profitability of two prey type। अब देखिए, प्रीडेटर का यहाँ पे दो मकसद है कि मुझे खाना जो है आसानी से मिल जाए और मुझे ज्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े। क्योंकि जब ऐसा होगा कि तुरंत मिल जाएगा, सर्च टाइम कम रहेगा, तो अगर खाना जो है बिना ज्यादा मेहनत किए मिल जाएगा, मतलब कि आपको कॉस्ट कम पे करना पड़ रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे स्टोरी में बात की थी कि आपको कॉस्ट पे करना पड़ रहा है टाइम एंड एनर्जी के फॉर्म में। तो अगर इसी कॉस्ट को हम रिड्यूस कर दें, टाइम कम लगे सर्च करने में और एनर्जी भी कम लगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका लॉस कम होगा, यानी कॉस्ट आपको कम लग रहा है। तो जो आप एनर्जी नेट गेन एनर्जी का करोगे उस प्रे को खा के, वो आप मैक्सिमाइज कर पाओगे। और OFT इसी के लिए जो है अप्लाई किया जाता है। तो प्रीडेटर को ऐसे प्रे को चूज करना पड़ेगा जो कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा दे, यानी प्रीडेटर की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा दे, यानी प्रीडेटर का प्रॉफिट ज्यादा करवाए। और प्रॉफिट कब होगा, जब प्रॉफिट कब हो सकता है, प्रॉफिट तब हो सकता है जब बेनिफिट बहुत ज्यादा हो कॉस्ट के कंपैरिजन में। तो हमको कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। अब कॉस्ट किस तरीके से कम हो सकता है, ये यहाँ पे देखने वाली चीज है। जैसे कि यहाँ पे दो कंडीशन रखे हैं, इफ इट इज एज्यूम्ड यानी थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए, ठीक है, इफ इट इज एज्यूम दैट बिगर प्रे 1 इज मोर प्रॉफिटेबल देन प्रे 2। ठीक है, यहाँ पे एक कंसिडरेशन लिया गया है। तो पहला कंसिडरेशन ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्लाइड को शिफ्ट कर दिया। पहला कंसिडरेशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज एज्यूम्ड दैट बिग प्रे इज मोर प्रॉफिटेबल देन स्मॉल प्रे। पहला कंसिडर क्या कर दिया गया, पहला कंसिडरेशन ले लिया गया कि बिग प्रे जो है ये मोर प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिटेबल देन स्मॉल प्रे। स्मॉल प्रे क्या है, दैट इज प्रे 2। बिगर प्रे क्या है, प्रे 1। ठीक है, तब क्या होगा, तो एज्यूम किया कि अगर मान लीजिए कि बिग प्रे 1 इज मोर प्रॉफिटेबल देन प्रे 2, स्मॉल प्रे 2, देन फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा कुछ इस तरीके से, दैट इज E1 डिवाइडेड बाई H1, दिस शुड बी ग्रेटर देन E2 डिवाइडेड बाई H2। ठीक है, यानी अगर ये कंडीशन आ जाए, क्या कंडीशन है ये, E1 मतलब कि प्रे 1 को खा के, यानी बिग प्रे के लिए हमने P1 बोला है, जितना भी 1 वाला वैल्यू है वो सब बिग प्रे के लिए जाएगा, 2 वाला वैल्यू प्रे 2 के लिए जाएगा। तो अगर जो एनर्जी मिलने वाली है प्रे 1 को खा के और जो उसको हैंडल करने में टाइम लगने वाला है, ये दोनों वैल्यू का जो डिवीजन होगा, दैट शुड बी ग्रेटर देन द एनर्जी दैट विल बी गेन्ड आफ्टर ईटिंग प्रे 2 divided by handling time which will be spent in handling the prey 2 by the predator। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो इस केस में क्या होगा, thus if the predator encounter prey 1 it should always choose to eat it because of its higher profitability। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा ना, तो प्रीडेटर क्या करेगा, प्रीडेटर जो है, प्रीडेटर चूज करेगा प्रे 1। ठीक है, अगर वो भी हमेशा ही चूज करेगा। अगर ये कंडीशन आप सेटिस्फाई कर देते हो, ये जो कंडीशन यहाँ पे मेंशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि भाई प्रे 1 को खाने में जो है एनर्जी भी ज्यादा मिल रही है और उसको हैंडल करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो वैल्यू प्रे 2 के कंपैरिजन में काफी कम पड़ रही है। ठीक है, एनर्जी ज्यादा मिल रही है और जो उसको डिवाइड करके जो हैंडलिंग टाइम पड़ रहा है, तो जो पूरी वैल्यू आ रही है प्रे 1 के लिए वो हमें ज्यादा मिल रही है कंपेयर टू द प्रे 2। अब ऐसा अगर केस होता है तो उस टाइम पे प्रीडेटर जो है हमेशा P1 यानी प्रे 1 को चूज करेगा, क्योंकि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, यानी P1 जो है वो प्रॉफिट ज्यादा दे रहा है, एंड दैट इज वाई प्रीडेटर हमेशा P1 को चूज करेगा। अगर ये वाला कंडीशन जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो इस केस में हमेशा ही प्रे 1 चूज किया जाएगा। होप इट इज गेटिंग क्लियर टू एवरीवन। ओके, चलिए अब सेकेंड केस देख लेते हैं। सेकेंड केस क्या है, ओके, इट शुड नेवर बॉदर टू गो सर्चिंग फॉर प्रे 2। ऐसे केस में जो है प्रीडेटर कभी भी प्रे 2 को जो है सर्च करने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि इसको पता है कि भाई उसको सर्च करने में मुझे एनर्जी भी ज्यादा लगनी है, एनर्जी मुझे मिलनी भी कम है और शायद हैंडलिंग टाइम भी काफी ज्यादा हो। ठीक है, हाउएवर इफ द एनिमल इनकाउंटर प्रे 2
it should reject it to look for a more profitable prey one unless the time it would take to find a prey one is too longer and costly for it to worth it. ठीक है, तो क्या बोला है कि प्रेडेटर इस केस में जो फर्स्ट हमारा कंडीशन है उस केस में प्रेडेटर हमेशा P1 को चूज करेगा, P1 मिलेगा P1 को चूज करेगा, और अगर उसको P2 मिलता है तो वो उसे रिजेक्ट कर देगा। लेकिन सिर्फ वो एक ही केस में P2 को रिजेक्ट नहीं करेगा। वो केस कौन सा है? अगर प्रे वन को खोजने में यानी सर्च करने में अगर टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है और उसको सर्च करते हुए अगर उसको प्रे टू मिल जा रहा है तो उस केस में वो प्रे टू को प्रेफर कर लेगा। ये कब हो रहा है? जब सर्च टाइम ज्यादा लगेगा तो। ठीक है, दस द एनिमल शुड ईट प्रे टू, यानी प्रे टू को ईट करने का कंडीशन क्या है? यहां तो प्रे वन को इसने चूज किया है, लेकिन प्रे टू को वो कब चूज कर सकता है? प्रे टू को वो तभी चूज करेगा जब सर्चिंग टाइम प्रे वन के लिए बहुत ज्यादा लग रहा हो कंपेयर टू प्रे टू। ठीक है, तो क्या बोला है कि यहां पे जैसे मेंशन है, हाउएवर इफ द एनिमल इनकाउंटर प्रे टू इट शुड रिजेक्ट इट टू लुक फॉर मोर प्रॉफिटेबल प्रे वन, क्योंकि हमने यहाँ प्रे वन को प्रॉफिटेबल बताया है, इसको खाने से प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है यानी बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है। अनलेस द टाइम इट वुड टेक टू फाइंड द प्रे वन इज टू लॉन्ग एंड कॉस्टली फॉर इट टू बी वर्थ इट। ठीक है, यानी अगर प्रे वन के लिए सर्च टाइम जो है वो काफी ज्यादा लग रहा है और कॉस्ट भी जो है काफी ज्यादा लग रहा है, दोनों ही काफी ज्यादा लग रहा है, उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे जो है प्रीडेटर कैन चूज P2, यानी उस टाइम पे जो है प्रीडेटर P2 को चूज करेगा, यानी प्रे टू यानी स्मॉल प्रे को चूज कर लेगा। अब ये कंडीशन यानी जब वो प्रे टू को चूज करेगा, इसके लिए फॉर्मूला का कंडीशन क्या है? फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा, दिस इज सैटिस्फाई, दिस विल satisfy only when, कब होगा? जब E2 by H2 it should be greater than E1 by bracket H1 plus S1। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो इस कंडीशन में प्रेडेटर P2 को चूज करेगा, चाहे P1 को खाने में प्रॉफिटेबिलिटी कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन सर्चिंग टाइम इतना ज्यादा लग रहा है कि आपको पता है कि भाई इसको खाने में मुझे बहुत एनर्जी मिलेगी, लेकिन उसको खोजते खोजते आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन आउट हो गई है, राइट? उसमें सर्च में टाइम इतना लग रहा है, अब टाइम इतना लग रहा है, एनर्जी इतनी लग रही है, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉस्ट बढ़ रहा है। उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा कि अगर आपको P2 मिल जा रहा है तो आप P2 को प्रेफर कर लीजिए फिर। तो दैट इज व्हाट मेंशन हियर, दस द एनिमल शुड ईट प्रे टू ओनली इफ, ठीक है, ये ओनली कंडीशन है, ठीक है, ओनली इफ E2 by H2 इट इज ग्रेटर देन E1 by H1 plus S1, यानी E2 by H2 जो है ये ज्यादा हो जाए कंपेयर टू E1 by H1 plus S1। यानी E1 वैल्यू किसके लिए बता रहा है? P1 के लिए, यानी बिगर प्रे के लिए। बिगर प्रे से जो एनर्जी मिलेगी, जो उसको हैंडलिंग टाइम लगेगा और जो सर्चिंग टाइम लगेगा, ठीक है, उसकी पूरी वैल्यू बोली गई है। तो अगर इसको सर्च करने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, प्रे वन को सर्च करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो उस केस में प्रेडेटर P2 को चूज कर लेगा। सिंस इट इज ऑलवेज फेवरेबल टू चूज टू ईट प्रे वन, द चॉइस टू ईट प्रे वन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द अबंडेंस ऑफ प्रे टू। देखिए, पूरी कहानी की अभी भी यही स्टोरी है कि प्रे वन को खाना प्रॉफिटेबल है। प्रेडेटर चाहता है कि मुझे प्रे वन मिल जाए, मैं उसी को खाऊं, मैं प्रे टू को देखूं भी ना। तो जब प्रे वन जो है प्रेडेटर के लिए उसकी चॉइस है, तो प्रे वन जो है हमेशा ही प्रेडेटर के द्वारा खाया जाएगा, और प्रेडेटर प्रे वन को कितना खाएगा या कितना उसका शिकार करेगा ये कभी भी जो है प्रे टू के अबंडेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर प्रेडेटर के लिए प्रे वन बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, उस वक्त पे आप प्रे टू को भी बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल कर दो, प्रेडेटर फिर भी प्रे टू को नहीं देखेगा, क्योंकि उससे मिलने वाला जो भी प्रॉफिट है वो कम है, क्योंकि प्रे वन ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, सो द चॉइस टू ईट प्रे वन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द अबंडेंस ऑफ प्रे टू। प्रे वन को सेलेक्ट करना प्रे टू के अबंडेंस पे डिपेंड नहीं करता। बट सिंस द लेंथ ऑफ सर्चिंग टाइम, that is how difficult it is to find the prey one, is logically dependent upon the density of prey one। लेकिन जो सर्चिंग टाइम है कि कितना टाइम लगेगा प्रे वन, ठीक है, प्रे वन प्रॉफिटेबल है, उसको खाने पे हमें ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन उसको सर्च करने में कितना टाइम लग रहा है, क्या वो सर्च करने पे मिल भी रहा है वो प्रे वन, उस पे जाके जो है चीजें थोड़ी सी डिपेंडेंट हो जाती हैं। तो वही बोला है कि सिंस द लेंथ ऑफ S1, दैट इज हाउ डिफिकल्ट इट इज टू फाइंड द प्रे वन, इज लॉजिकली डिपेंडेंट अपॉन द डेंसिटी ऑफ प्रे वन।
द चॉइस टू ईट प्रे टू इज डिपेंडेंट अपॉन द अबंडेंस ऑफ प्रे वन। तो यानी प्रे टू को खाना है या नहीं खाना है, ये डिपेंड करता है कि प्रे वन का अबंडेंस कितना है, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये जो दो इन्होंने कंडीशन बोला है, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे बोलेंगे? पहले कंडीशन में इन्होंने बोला है कि भाई हमेशा जो है प्रे वन को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, चाहे उस वक्त में प्रे टू ज्यादा हो या प्रे टू कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा जो है प्रे वन सेलेक्ट किया जाएगा, यानी पी वन सेलेक्ट किया जाएगा। तो वही बोला है कि यहाँ पे चॉइस टू ईट प्रे वन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द अबंडेंस ऑफ प्रे टू ज्यादा रहे प्रे टू कम रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रे वन को सेलेक्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिटेबल है। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या बोल दिया है? इफ S1 इज हाई, यानी सर्चिंग टाइम प्रे वन के लिए, S1 बोला ना, यानी प्रे वन के लिए ये वैल्यू है, तो अगर S1 बहुत हाई है प्रे वन के लिए, उस केस में क्या होगा? उस केस में जो है ये चीजें चेंज हो जाएंगी। देन क्या हो जाएगा? द चॉइस टू ईट प्रे टू, यानी उस टाइम पे प्रे टू को सेलेक्ट करना, वो क्या हो जाएगा? वो डिपेंडेंट हो जाएगा दैट इज प्रे वन के अबंडेंस में। ऐसा क्यों? इसको इमेजिन कीजिए, सेकेंड वाले कंडीशन को इमेजिन कीजिए कि बोला है द चॉइस टू ईट प्रे टू इज डिपेंडेंट अपॉन द अबंडेंस ऑफ प्रे वन, यानी प्रे टू को खाना है या नहीं खाना ये प्रे वन के अबंडेंस पे डिपेंड करेगा। जैसे कि मान लीजिए प्रे वन बहुत ज्यादा है तो प्रे टू को प्रेफर नहीं किया जाएगा, प्रे वन का नंबर कम है तो प्रे टू को प्रेफर कर लिया जाएगा। तो प्रे वन का नंबर ज्यादा है या कम है इस पे डिपेंड होकर प्रे टू के ऊपर फीड किया जाएगा। लेकिन अगर प्रे वन का नंबर ज्यादा है, ठीक है, और वो अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन प्रे टू का भी नंबर ज्यादा है, तो उस टाइम पे प्रे टू को देखा भी नहीं जाएगा, या प्रे टू का नंबर कम है तो भी उस टाइम पे प्रे टू को देखा नहीं जाएगा। हर हाल में जो है उस टाइम पे प्रे वन को प्रेफर किया जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे जो है इस लास्ट 4 लाइन में मेंशन की है। अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। उम्मीद करती हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये है तो बहुत छोटा सा कंसेप्ट, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। इस एक ही पैराग्राफ में आपने देखा कितना कुछ जो है ट्विस्ट वाली चीजें हमारे सामने आ गई। एक और चीज यहाँ पे देख लीजिएगा, हैंडलिंग टाइम को कभी कभी एच लिखा जाता है, कभी कभी एच टी लिखा जाता है, किसी किसी बुक में जो है इसको टी एच भी लिखा जाता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रख लीजिएगा, बुक जो है अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकती है। ऑल्दो जब वो प्रेजेंट करते हैं तो एच टी या टी एच जो भी लिखते हैं इसके आगे लिखा रहता है कि हाँ ये किस चीज को डिनोट कर रहा है। तो ये था कंसेप्ट। अब चलिए इस कंसेप्ट को जरा सा हम अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चन पे, जो कि रिसेंट ईयर में पूछा गया है। जैसे कि एक ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन फेब 2022 का है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखिए जरा। Consider the prey with a choice between the two prey type, a big prey 1, which has an energy value E1, handling time H1, and search time S1, and a small prey with the energy value E2, handling time H2, and search time S2. According to the optimal foraging, that is diet theory, when will the predator preferentially select prey 2? देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या बोला है कि यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन बोल दिया गया, लेकिन आपको बोला गया है कि प्रे टू को प्रेडेटर कब प्रेफर करेगा। और हमने अभी अभी पढ़ा था कि प्रे टू को कब प्रेफर किया जाएगा, कब? जब सर्च टाइम S1 जो है वो हाई रहेगा, यानी प्रे वन के लिए जब सर्च टाइम ज्यादा रहेगा तब जो है प्रे टू को प्रेफर किया जाएगा। और फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये था कि E2 by H2 दिस शुड बी ग्रेटर देन E1 by H1 plus S1, राइट। अब देखते हैं, बोला when E2 by H2 is greater than E1 by H1 plus S1। देखिए पहला ही ऑप्शन जो है हमको सही मिल गया। नेक्स्ट है when the abundance of prey 1 is very high। अब जब abundance of prey 1 बहुत हाई रहेगा तब तो इसी को ही प्रीफर किया जाएगा, prey 1 को ही प्रीफर किया जाएगा। when the abundance of prey 1 and prey 2 are equal, no। when E2 by H2 is greater than E1 by H1, no। ऐसे केस में तो prey 1 प्रेफर किया जाता है, ना कि prey 2। तो देखा जाए तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, दैट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी सितंबर 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, कंसीडर अ प्रेडेटर स्पीसीज फॉरेजिंग फॉर अ प्रे इन अ हैबिटेट वेयर देयर आर टू प्रे स्पीसीज ए एंड बी। एज अ प्रेडेटर कैन चूज फ्रॉम अ हाई वैल्यू प्रे ए, ठीक है, यानी प्रॉफिट वाला प्रे यहाँ पे बोल दिया गया है ए, यहाँ पे P1 P2 नहीं बोला गया है। एंड द लो वैल्यू प्रे बी, ठीक है, प्रे बी को क्या कर दिया गया है, दैट इज इसमें कॉस्ट ज्यादा लगता है प्रे बी में। A and B occur at a different frequency in a environment, so it may take different average time to find the next A और B individual। दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कितने नंबर में वो देखे जाते हैं, वो वैरी करता है, जिसके ऊपर जो है A और B को सर्च करने का टाइम भी वैरी कर सकता है।
चूज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द ऑप्टिमल फॉरेजिंग थ्योरी। आपको करेक्ट ऑप्शन यहां से पिक करना है। पहला, इफ इट टेक टू लॉन्ग टू सर्च फॉर ए, प्रीडेटर में स्विच टू ईटिंग बी ओनली। अगर बहुत लंबा टाइम लगता है प्रे ए को सर्च करने में जिसका प्रॉफिट ज्यादा है, तो उस केस में प्रीडेटर जो है प्रे बी पे स्विच कर जाएगा। तो देखा जाए तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट, इफ इट टेक टू लॉन्ग टू सर्च फॉर ए, प्रीडेटर में ईट ए एंड बी विच एवर इज इनकाउंटर। फाइन। अब देखिए, अभी हमने फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा था तो हमको फर्स्ट ऑप्शन सही लगा था, लेकिन जब सेकंड ऑप्शन पढ़ा है तो हमको लग रहा है सेकंड ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, राइट? तो वी कैन इरेज दिस और हम इसे ट्रू कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने ये तो कह दिया कि ठीक है, अगर ए को सर्च करने में टाइम ज्यादा लगता है तो वो बी पे स्विच कर जाएगा। लेकिन इमेजिन कीजिए कि ए उसका पहला प्रेफरेंस है, राइट? ए को सर्च कर रहा है, उस टाइम पे उसको बी मिल गया, बी खा लेगा। लेकिन अचानक से उसके बाद जस्ट उसको ए मिल गया, तो क्या ए को छोड़ देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसका फेवरेट पार्ट है। फेवरेट मतलब कि प्रॉफिटेबल है। वो तो प्रीडेटर तो ए को ही खोज रहा था, उसको खोजने में टाइम ज्यादा लग रहा है, इसलिए वो बी को खा रहा है मजबूरी में, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि उल्टा तो बी तो उसको कॉस्ट भी ज्यादा दे रहा है। लेकिन जब वो बी को खोजा उसी वक्त पे अगर उसे ए मिल गया तो वो उसे क्यों छोड़ेगा, उसे खा लेगा, राइट? तो ये जो बी वाला ऑप्शन है ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। इफ इट टेक टू लॉन्ग टू सर्च फॉर ए, प्रीडेटर मे ईट बोथ ए एंड बी विच एवर इज इनकाउंटर। अगर ए को खोजने में बहुत लंबा टाइम लग रहा है और खोजते टाइम प्रीडेटर को ए या बी दोनों में से कोई भी मिले, वो उसे इनकाउंटर कर देगा। तो यस, दिस विल बी ट्रू। नेक्स्ट देखिए, प्रीडेटर विल ओनली फीड ऑन बी रिगार्डलेस ऑफ सर्च टाइम। नो, बोला है वो सिर्फ बी पे फीड करेगा चाहे कितना भी टाइम लगे। नो, प्रीडेटर विल नेवर फीड ऑन बी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। नो, नॉट एट ऑल। तो अगर पहला ऑप्शन देखें तो ये भी उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। हमने फर्स्ट रीड किया, दैट इज वाई हमको लगा कि ये सही हो सकता है, लेकिन जब बी रीड किया तो हमें लगा कि नहीं, ये ज्यादा जो है एक तरीके से एक्यूरेट स्टेटमेंट है कि ए और बी दोनों में से जो भी उसको मिलेगा वो उसे फीड कर सकता है। ए का प्रेफरेंस उसका कभी भी जाएगा नहीं। ए में टाइम ज्यादा लग रहा है, इसीलिए अगर उसके उस टाइमिंग में अगर उसके लिए बी अवेलेबल है तो वो बी पे स्विच कर रहा है। तो वी कैन से दैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज सेकंड। तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे ऑप्टिमल फॉरेजिंग थ्योरी से, साथ ही साथ हमने नॉर्मल थ्योरी भी डील की। उम्मीद करती हूँ आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। ये थोड़ा सा क्या है ना, शांत दिमाग से समझने की जरूरत है, और साथ ही साथ आप ये कर सकते हैं कि जो मैंने समझाया है ना उसको एक बार पेपर में लिख के समझिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और अगर कहीं पे दिक्कत होगी तो आप दोबारा से जो है वीडियो को रिप्ले करके वापस से सारे कंसेप्ट को देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इससे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलना होगा बहुत ही जल्द आपसे एक आने वाले नेक्स्ट सेशन में।